अस्टेरेडियन होता है। रेखीय वेग का मात्रक होता है तो मीटर प्रति सेकंड होता है। जबकि दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सेक्सटेंस से मापा जाता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। जबकि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है तो यह डॉप्सन में मापी जाती है। प्रतत्व का मात्रक होता है तो वह होता है हेनरी। जबकि प्रादीप्ति घनत्व का मात्रक होता है लक्स। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। जबकि 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 0.001 मिलीमीटर होता है। 0.01 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। जबकि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर। फर्मी मीटर है तो फर्मी मीटर जो है यह लंबाई की न्यूनतम इकाई है। और ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है तो वह होता है ल्यूनियम। जबकि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। जबकि 1 पिकोग्राम बराबर होता है वह होता है 10⁻12 ग्राम। एक फेम्टो बराबर होता है 10⁻−15 मीटर के बराबर। जबकि 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर। 1 गैलन बराबर होता है तो 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर होता है। उसके बाद देखिए 1 कैरेट हीरा बराबर होता है तो 1 कैरेट हीरा बराबर होता है 200 मिलीग्राम होता है। जबकि 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट होता है। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण मापक उपकरण के बारे में। जैसे गैसों का दाब मापा जाता है तो नैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। द्रव की संयंत्रता मापा जाता है, यह मापक है तो वह है विक्सोमीटर के द्वारा। द्रवों के प्रवाह की गति मापा जाता है तो द्रवों की प्रवाह की गति जो मापा जाता है वेंचुरी मीटर के द्वारा मापा जाता है। बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा की मापक की जाती है तो वह किया जाता है नेफोस्कोप के द्वारा किया जाता है। वाहन की चाल मापा जाता है तो टोकोमीटर से मापा जाता है। जबकि वाहन द्वारा तय की गई दूरी मात्रक है तो वह है ओडोमीटर। रक्तचाप मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। जबकि समुद्र में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने में लिए गए प्रयोग किया जाता है तो वह सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है तो साउंड नेविगेशन एनी रेंजिंग होता है। जबकि सोनार प्रयोग किया जाता है तो नौ चालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सागर की गहराई मापी जाती है तो फैदोमीटर में मापा जाता है। जबकि समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है तो अल्टीमीटर से मापा जाता है। सोलर रेडिएशन मापा जाता है तो वह मापा जाता है पायर हीलियोमीटर से या फिर पायरेनोमोमीटर से मापा जाता है। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र है तो वह है ऑडियोमीटर। भूकंप तीव्रता मापी जाती है तो रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापक यंत्र है जो है सिस्मोग्राफ है। जबकि पौधे में वृद्धि मापने का यंत्र है तो वह है क्रेस्कोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। हवा के वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध उत्पादक में वसा की मात्रा किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? ब्यूटीरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है तो वह है पॉलीग्राफ। घूमती हुई वस्तुओं की गति की माप की जाती है तो वह किया जाता है गायरोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। घूमते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन को मापा जाता है तो वह मापा जाता है स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। किलोवाट घंटा है तो यह ऊर्जा की इकाई है। किलोवाट घंटा की इकाई है तो वह है ऊर्जा। बोलोमीटर से मापा जाता है तो बोलोमीटर से तापमान मापा जाता है। उसके बाद देखिए सदिश एवं अदिश राशियां के बारे में। वैसी राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, वह कहलाता है अदिश राशि। जिसमें केवल परिणाम होगा और दिशा नहीं होगा उसे अदिश राशि कहा जाता है। उसके बाद देखिए प्रमुख अदिश राशियां हैं तो द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, घनत्व, दूरी, ये सब क्या है तो ये सब अदिश राशि है। द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, समय, दाब, ताप, आवृत्ति, विद्युत धारा, घनत्व, दूरी जो है क्या है ये सब अदिश राशि है। उसके बाद देखिए वैसी भौतिक राशि जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा दोनों होता है वह कहलाता है सदिश राशि। सदिश राशि में क्या होता है परिणाम और दिशा दोनों होता है। जैसे प्रमुख सदिश राशि क्या क्या है तो वेग, आवेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, भार, यह सब क्या है तो यह सब सदिश राशि है। उसके बाद देखिए चाल, वेग, विस्थापन एवं त्वरण के बारे में। एक निश्चित दिशा में दो वस्तुओं के बीच लंबवत दूरी कहलाता है तो उसे विस्थापन कहा जाता है। जबकि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है तो उसे चाल कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में की गई इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। जबकि चाल तथा वेग का मात्रा क्या होता है तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल तथा वेग का मात्रा क्या होता है तो वह होता है मीटर प्रति सेकेंड। जबकि वेग तथा चाल का बीमा क्या होता है तो LT इनवर्स 1 होता है। जबकि किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कहलाता है तो उसे कोणीय वेग कहा जाता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है तो रेडियन प्रति सेकंड होता है। जबकि कोणीय वेग का बीमा क्या होता है तो कोणीय वेग का बीमा जो होता है वह MLT इनवर्स होता है। वेग परिवर्तन की दर कहलाता है तो उसे त्वरण कहा जाता है। जबकि त्वरण का SI मात्रक क्या होता है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है।
त्वरण की विमा होती है तो L/T−2 होता है, जबकि ऋणात्मक त्वरण कहलाता है तो उसे मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण पूछेगा तो वह हो जाएगा मंदन। उसके बाद देखिए बल आवेग और बल आघूर्ण के बारे में। यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु को क्या कहते हैं, तो उसे आवेग कहा जाता है। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड होता है। बल एक प्रकार का दबाव या खिंचाव है। बल क्या है, तो एक प्रकार के दबाव या खिंचाव है। बल का एसआई मात्रक होता है तो वह होता है न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक होता है तो वह होता है डायन। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डायन के बराबर होता है। बल का या बल की विमा होती है तो ML/T−2 होता है। बल गुणनफल है तो यह मात्रा और त्वरण का है। वृत्तीय मार्ग पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है तो उसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है तो पृथ्वी के परित कृत्रिम उपग्रहों की गति, जबकि अब अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है तो वह होता है केंद्र की ओर। अभिकेंद्रीय बल की दिशा क्या होती है, तो वह होता है केंद्र की ओर। जबकि वित्तीय मार्ग पर केंद्र से बाहर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो उसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। जो अंदर की ओर लगेगा उसे अभिकेंद्रीय और बाहर की ओर लगेगा तो उसे अपकेंद्रीय बल कहा जाएगा। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है तो वह करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। सर्कस में मौत का कुआं का खेल उदाहरण है तो यह भी अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। बल द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष के परित घूमने की क्रिया कहलाता है तो उसे बल आघूर्ण कहा जाता है। बल आघूर्ण है तो यह एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण क्या है, तो यह एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण का मात्रक होता है तो न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण की विमा होती है तो बल आघूर्ण का विमा जो होता है ML/T/2 होता है। जबकि जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है तो वह होता है बल आघूर्ण, यानी कि जिसे टॉर्क कहते हैं। उसके बाद देखिए सरल मशीन के बारे में। सरल मशीन होता है तो यह सरल मशीन जो होता है एक युक्ति जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर कोई कार्य किया जाता है उसे ही सरल मशीन कहते हैं। सरल मशीन कार्य करती है तो यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल मशीन जो है यह कार्य करता है तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल मशीन के उदाहरण है तो उत्तोलक, घिरनी, ये सब क्या है, तो सरल मशीन की उदाहरण है। जबकि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं तो कैंची, पिलास, हैंडपंप, झूला, कील उखाड़ने की मशीन, ये सब क्या है, तो ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। कौन कौन है, कैंची, पिलास, हैंडपंप, झूला, कील उखाड़ने वाली मशीन। उसके बाद देखिए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक जैसे सरौता, ओपनर और नींबू निचोड़ने की मशीन जो है ये सब क्या है, तो ये सब जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। उसके बाद देखिए तृतीय श्रेणी के उत्तोलक जैसे स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, किसान का हल और बेलचा, ये सब क्या है, तो ये सब तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने में लगाया गया आयाम या बल के अनुपात को कहते हैं तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहा जाता है। उसके बाद देखिए जब किसी पिंड को क्षैतिज गति से कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित किया जाता है तो पिंड का यह गति कहलाता है तो उसे प्रक्षेप गति कहा जाता है। प्रक्षेप गति के उदाहरण है तो धनुष से छूटा हुआ बाण और तोप से छूटा हुआ गोला जो है यह प्रक्षेपित गति का उदाहरण है। प्रक्षेप का पथ होता है तो यह होता है परवलयकार होता है। जबकि प्रक्षेप को अधिकतम दूरी पर फेंकने के लिए प्रक्षेपित किया जाना चाहिए तो 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाना चाहिए। उसके बाद देखिए प्रक्षेप की ऊंचाई अधिकतम होगी जब वह प्रक्षेप कोण होगा 90 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री पर अधिक से अधिक दूरी कर सकते हैं, अधिक से अधिक दूरी को फेंक सकते हैं। जबकि अधिक ऊंचाई पर फेंकना है तो हमें 90 डिग्री का कोण से इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद देखिए घर्षण एवं घर्षण बल के बारे में। वह बल जो वस्तुओं के संपर्क में वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है कहलाता है, उसे घर्षण बल कहा जाता है। मशीन में घर्षण कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्नेहक का प्रयोग किया जाता है जिसमें ग्रेफाइट रहता है। किसी सरकती वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल कहलाता है तो उसे सर्पी घर्षण बल कहा जाता है। किसी लुढ़कती हुई वस्तु और सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल कहलाता है तो उसे लोटनी घर्षण बल कहा जाता है। किसी वस्तु को किसी सतह पर खिसकने पर उससे जो घर्षण बल गति का विरोध करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। किसी घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है तो वह होता है स्थैतिक घर्षण बल में सबसे अधिक होता है। लोटनी घर्षण बल का मान जो होता है सबसे कम होता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जल उठता है तो वायु के घर्षण के कारण वह जल उठता है। ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है तो वह घर्षण के कारण लिखना संभव होता है। जबकि वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है तो घर्षण कम करने के लिए स्नेहक तेल का प्रयोग किया जाता है। न्यूटन के गति नियम एवं जड़त्व है। जैसे प्रिंसिपिया पुस्तक को किसने लिखा था, तो वह लिखा था न्यूटन ने।
गति के नियमों के प्रतिपादक है तो वह है न्यूटन। न्यूटन के प्रथम गति नियम किसके अनुसार है? तो कोई गतिमान या स्थिर वस्तु अपनी गति या स्थिर अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसी को न्यूटन का प्रथम गति नियम कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है तो गैलीलियो या जड़त्व का नियम से भी इसे जाना जाता है। जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? तो जड़त्व की खोज यानी जड़त्व के नियम की खोज किया था तो गैलीलियो ने। बस के अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर गिरता है तो विराम जड़त्व के कारण ऐसा होता है। बस के अचानक चलने पर यात्री का पीछे की ओर गिरता है तो वह विराम के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। बस के अचानक रुकने पर यात्री का आगे की ओर झुकता है तो वह गति के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है तो वह भी विराम जड़त्व के कारण ऐसा होता है। वस्तु के जड़त्व मापने की इकाई कहा जाता है तो उसे द्रव्यमान कहा जाता है। जबकि बल की परिभाषा प्राप्त होती है तो यह प्रथम गति नियम से प्राप्त होता है बल की परिभाषा। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार क्या है? तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन यानी संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होता है, उसे ही द्वितीय नियम कहा जाता है, यानी न्यूटन का द्वितीय नियम कहा जाता है। बल का व्यंजक पदार्थ प्राप्त होता है तो वह न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। उसके बाद है कि न्यूटन के तृतीय गति नियम किसके अनुसार है? तो प्रत्येक क्रिया के उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे ही न्यूटन के तृतीय नियम कहा जाता है। जैसे पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगता है तो यह क्या कहलाएगा? तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया कहा जाता है। जबकि गति का प्रथम समीकरण जो है वह v बराबर u प्लस at होता है। जबकि गति का द्वितीय समीकरण कहलाता है तो वह कहलाता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। जबकि गति का द्वितीय समीकरण संबंध प्रदान करता है तो यह वस्तु की स्थिति और समय के बीच को समान यानी समीकरण प्रदान करता है। उसके बाद देखिए संवेग एवं भार के बारे में। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल कहलाता है तो उसे संवेग कहा जाता है। संवेग का मात्रक होता है तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग की बीमा होती है तो वह होता है mL/T⁻² होता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कोनों को किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहता है। रॉकेट का गति या उड़ान या कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वह करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है तो वह होता है रॉकेट में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन। पृथ्वी जिस बल से किसी पिंड को अपनी ओर खींचता है उसे कहा जाता है भार। जबकि भार का मात्रक होता है न्यूटन। 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। वस्तु का भार कम होता है तो विषुवत रेखा पर जो है वस्तु का भार सबसे कम होता है। जबकि वस्तु का भार सर्वाधिक होता है तो वह होता है ध्रुव पर। जबकि वस्तु का भार शून्य होता है तो वह होता है केंद्र पर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर के भार का होता है तो 1/6 गुना के बराबर होता है। करा कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार कितना हो जाएगा? तो वह हो जाएगा 600 बराबर 1/6 यानी 6 से काटेंगे तो 100 न्यूटन हो जाएगा। पानी पर तैरती हुई वस्तु की आभासी भार होता है तो वह होता है 0। जबकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है? तो 1/81 भाग के बराबर होता है। कार्य एवं ऊर्जा के बारे में देखते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापन करना क्या कहलाता है? तो उसे ही कार्य कहते हैं। कार्य बराबर होता है तो बल गुना विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है? तो बल गुना विस्थापन होता है। कार्य में होता है तो केवल परिणाम दिशा नहीं होती। कार्य में केवल परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। उसके बाद देखिए कार्य होता है तो कार्य क्या है? तो यह एक अदिश राशि है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वह होता है जूल। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो वह होता है अर्ग। जबकि 1 जूल बराबर होता है तो 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है तो वस्तु के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता है। जबकि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर यह निर्भर नहीं करता है। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो? तो शून्य हो। करा कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य जो है शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या हो? शून्य हो। कार्य हुआ माना जाता है यानी कार्य हुआ माना जाता है जब बल लगने पर वस्तु विस्थापन होती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन होती है तो यानी उसमें विस्थापन शून्य नहीं होगा तब उसे कार्य माना जाएगा।
यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा, तो वह शून्य होगा, क्योंकि आप यहाँ से चालू करिएगा किसी सामान को लेकर, फिर यहाँ पर आ जाइएगा तो वहाँ पर पहुँच गए तो फिर क्या हो गया, वह शून्य कार्य माना जाता है। कार्य ऋणात्मक, कह रहा है कि कार्य जो है ऋणात्मक माना जाता है जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। कार्य करने की क्षमता कहलाती है तो उसे ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है तो जूल होता है, जबकि 1 ग्राम वसा से उत्पन्न होता है तो वह होता है 22 कैलोरी। उसके बाद देखिए किसी वस्तु में स्थित, किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है तो उसे स्थितिक ऊर्जा कहा जाता है। खींचे हुए धनुष के तार या खींचे गए रबड़ के बैंड तथा घड़ी की चाबी में संचित रहती है तो वह रहता है स्थिति ऊर्जा। तनी हुई स्प्रिंग में होती है तो स्थिति ऊर्जा होती है, जबकि बांध बनाकर रोके गए जल में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो उसमें भी स्थिति ऊर्जा होती है। किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में होती है तो उसमें भी स्थिति ऊर्जा होती है। अगर किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है तो उसे गति ऊर्जा कहा जाता है। कह रहा है कि किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाता है, तो उसे गति ऊर्जा कहा जाता है। गति ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो हाफ mv² होता है। कह रहा है कि बहते जल में धनुष से छोड़े गए तीर में संग्रहित ऊर्जा होती है तो वह होता है गति ऊर्जा, जबकि बहती हुई हवा में होती है गति ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी तो वह गति एवं स्थित ऊर्जा दोनों होती है। चलते गाड़ी में बैठी व्यक्ति का ऊर्जा क्या होता है, तो वह होता है गति एवं स्थिति ऊर्जा दोनों होता है। किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर उसकी गति ऊर्जा क्या होगी, तो वह 4 गुना हो जाएगी। किसी वस्तु का वेग अगर दुगना करेंगे तो उसकी गति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 4 गुना हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने पर उसकी गति ऊर्जा हो जाएगी तो वह भी दुगना हो जाएगी। संवेग को दुगना करने पर गति ऊर्जा हो जाएगी तो वह 4 गुना हो जाएगी। संवेग को दुगना करेंगे तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। स्थिति और गति ऊर्जा का योग कहलाता है तो उसे ही यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। कह रहा है कि स्थितिक ऊर्जा और गति ऊर्जाओं का योग क्या कहलाता है, तो उसे यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह कौन कहता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम करता है। उसके बाद है कि लेंज का नियम का परिणाम। ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही लेंज का नियम कहते हैं। कह रहा है कि लेंज का नियम परिणाम है तो यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम है। उसके बाद देखिए शक्ति, कार्य करने की दर कहलाता है तो उसे शक्ति कहा जाता है, जबकि शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है, तो वाट होता है। 1 वाट बराबर होता है तो 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता प्रदर्शित की जाती है तो वह किया जाता है मेगा वाट में, जबकि 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलो वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है। साधारण मनुष्य की शक्ति होती है तो वह होता है 0.05 से लेकर 0.1 अश्व शक्ति के बराबर होता है। उसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। बल जिससे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है क्या कहलाता है, तो उसे ही गुरुत्वीय बल कहा जाता है। 2 पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होती है क्या कहलाता है, तो उसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, जिसे स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान होता है तो वह होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखेगा। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। स्मॉल जी का मान सबसे अधिक होगा तो वह होगा ध्रुवों पर, जबकि स्मॉल जी का मान कम होता है तो वह होता है विषुवत रेखा पर। स्मॉल जी का मान 0 होता है तो पृथ्वी के केंद्र पर, जबकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, वह होता है 1/6 गुना के बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी निर्भर नहीं करता है तो द्रव्यमान और आकार पर यह निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान क्या होता है, तो वह घटता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान होता है तो वह होता है ऋणात्मक, जबकि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था तो वह दिया था न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो वह किया था न्यूटन ने। उसके बाद है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कि कैपिटल जी है तो वह है अदिश राशि। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है कैपिटल जी का मान होता है, तो कैपिटल जी का जो मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसको याद रखेगा कैपिटल जी का। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण होता है तो वह होता है समान। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटता प्रतीत होता है जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है।
नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाते या जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा, तो वह शून्य हो जाएगा। जब पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो इस दिशा में भार में क्या होता है, इसमें कोई परिवर्तित या परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। करा कि एक पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो इस दिशा में भार में क्या होता है, इसमें कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। शून्य गुरुत्वाकर्षण कहलाता है, तो भारहीनता में जो है शून्य गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। मुक्त या स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होता है, तो वह होता है शून्य। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो भार क्या होता है, यानी उसका भार क्या होता है, तो उसमें कोई परिवर्तन यानी अपरिवर्तित रहता है। हवा में लोहे और लकड़ी का की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराए जाते हैं तो क्या होता है, तो लोहे की गेंद जो है पहले पहुंचेगी और लकड़ी की गेंद बाद में पहुंचेगी। उसके बाद देखिए कि हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा, तो यह हवा की अनुपस्थिति यानी कि निर्वात में बोल रहा है। निर्वात में अगर लोहे की लकड़ी या गुटके को गिराएंगे और लकड़ी के गुटके को गिराएंगे तो इसमें क्या होगा, तो वे दोनों एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। उसके बाद देखिए कृत्रिम उपग्रह और पलायन वेग के बारे में। ग्रह के चारों ओर परिक्रमण करने वाले आकाशीय पिंड कहलाते हैं, तो उसे उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों की गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था, तो वह किया था केपलर ने। भू स्थिर तुल्यकालिक उपग्रह स्थित होता है, तो वह होता है पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो वह करता है पश्चिम से पूर्व की ओर, जबकि भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, तो वह होता है 24 घंटे। संचार उपग्रह प्रायः स्थापित किए जाते हैं तो भू स्थिर कक्षाओं में स्थापित किया जाता है, जबकि कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार होता है, तो वह होता है शून्य। उपग्रहों की चाल नहीं करती है, तो उपग्रहों की चाल निर्भर नहीं करती है, तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, तो वह होता है सौर सेल। उसके बाद देखिए वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है कहलाता है, उसे पलायन वेग कहा जाता है। कह रहा है कि वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पलायन वेग कहा जाता है। जैसे यहाँ से तीनों याद रखेगा, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा का पलायन वेग। पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, जबकि सूर्य का पलायन वेग क्या होता है, तो 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। जबकि चंद्रमा का पलायन वेग जो होता है यह 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, सूर्य के लिए 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जबकि चंद्रमा के लिए 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पलायन वेग कक्षीय वेग का होता है, यह √2 गुना होता है। पलायन वेग जो है कक्षीय वेग का कितना होता है, तो √2 गुना होता है। उसके बाद देखिए दाब के बारे में। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो कहलाता है उसे दाब कहा जाता है। दाब का SI मात्रक होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। 1 पास्कल बराबर होता है, तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर 1 पास्कल होता है। दाब का बीमा होता है, तो दाब का बीमा जो होता है ML−1 T−2 होता है। उसके बाद है कि दाब निर्भर करता है, तो यह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल कम होने पर दाब क्या होता है, तो यह अधिक लगता है। क्षेत्रफल कम होने पर दाब क्या होता है, तो वह अधिक लगता है, जबकि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो वह घट जाता है। बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है, तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है, तो वह बढ़ जाता है। द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या होता है, तो वह बढ़ जाता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो वह स्थिर रहेगा। जबकि वायुमंडलीय दाब क्या है, तो वायुमंडलीय दाब जो है पारे के 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। उसके बाद देखिए समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है, यह 76 सेंटीमीटर या 760 mm होता है। उसके बाद देखिए वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो वह बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की इकाई है, तो वह है वार, जबकि 1 वार बराबर होता है, तो वह होता है 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो वह कम हो जाता है, जबकि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, तो अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार क्या होता है, तो उसका आकार बढ़ जाता है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है, क्योंकि ऊपर वायु दाब कम होता है। तरह की वायुमंडल या वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने लगती है, ऐसा क्यों होता है, तो ऊपर का जो है वायु दाब कम होता है।
उसके बाद देखिए पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि ऊपर वायु दाब कम होने के कारण ऐसा होता है। बैरोमीटर का पाठांक जो अचानक गिरना संकेत देता है तो वह देता है आंधी तूफान आने की, जबकि बैरोमीटर के पाठांक धीरे धीरे नीचे गिरना वर्षा होने की संकेत देता है। जबकि बैरोमीटर का पाठांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो उसे मौसम साफ होने की संभावना होती है। वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है तो उसे आर्द्रता कहा जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है तो वह बढ़ती है। जबकि उत्प्लावन बल एवं उत्प्लावकता क्या है उसके बारे में देखते हैं। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे कहा जाता है उत्प्लावन बल कहा जाता है। जब कोई वस्तु द्रव में अशांत या पूर्णतः डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है, उसे ही उत्प्लावन बल के कारण होता है। कहा कि जब कोई वस्तु द्रव में अशांत या पूर्णतः डुबोई जाती है तो वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। ऐसा क्यों होता है तो वह होता है उत्प्लावन बल के कारण होता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग या उत्प्लावकता या प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था तो आर्किमिडीज ने दिया था। प्लावन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करता है। उत्प्लावन के यानी प्लावन के नियम के अनुसार क्या होता है तो संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करता है। उत्प्लावकता बल निर्भर करता है तो यह द्रव के घनत्व तथा द्रव के डूबी वस्तुओं के आयतन पर यह निर्भर करता है। यदि पिंड का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वह पिंड उस पर द्रव क्या होगा तो वह डूब जाएगा। उसके बाद देखिए घनत्व के बारे में। किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान कहलाता है तो उसे घनत्व कहा जाता है। घनत्व बराबर होता है तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व बराबर क्या होता है तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व का एसआई मात्रक होता है तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। घनत्व का एसआई मात्रक कितना क्या होता है तो किलोग्राम बटा मीटर क्यूब होता है। उसके बाद देखिए घनत्व की बीमा होती है तो वह होता है ml इनवर्स क्यू होती है। जबकि आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है तो यह हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। जबकि दूध की शुद्धता मापी जाती है तो लैक्टोमीटर से मापी जाते हैं। हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो यह प्लावन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जल में अशुद्धियां या लवण मिलाने पर जल का घनत्व क्या होता है तो वह बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए समुद्र जल में तैरना। समुद्र जल में जो है या समुद्री जल में तैरना आसान क्यों होता है क्योंकि समुद्र का जल का घनत्व क्या होता है अधिक होता है। उसके बाद है कि हीरा अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है तो यह इसका अपेक्षिक घनत्व जो होता है यह होता है 3.52 होता है, जबकि इसका अपवर्तनांक होता है 2.417 इसका अपवर्तनांक होता है। जब बर्फ शुद्ध जल में तैरती है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है तो वह रहता है 1/10 भाग। कितना रहता है तो 1/10 भाग जो है रहता है यह पानी के ऊपर रहता है। पानी में या पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघलने या पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा तो वह अपरिवर्तित रहेगा। नमक के घोल में अंडा तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से क्या होता है अधिक होता है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व क्या होता है तो वह बढ़ जाता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है तो वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है, जबकि इसका आयतन सबसे कम होता है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है तो वह घनत्व। लोहे का एक घोल पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाती है। क्यों ऐसा होता है तो लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे से कम होता है किंतु पानी से अधिक होने के कारण वह पानी में डूब जाता है, जबकि उसका घनत्व पारे से कम होने के कारण वह पारे पर तैर जाता है। उसके बाद देखिए बादल वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि वायु की तुलना में बादल का घनत्व कम होता है। पिघलने पर बर्फ का आयतन क्या होता है तो वह घट जाता है। जमने पर पानी का घनत्व क्या होता है तो घटता है, जबकि जमने पर पानी का आयतन क्या होता है तो आयतन में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद है कि ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है क्योंकि जमने पर पानी का आयतन क्या होता है बढ़ जाता है। यानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है, जबकि पिघलने पर आयतन घट जाता है। उसके बाद देखिए हवा का वाष्प घनत्व होता है तो हवा का वाष्प का घनत्व जो होता है 14.4 होता है। उसके बाद देखिए पृष्ठीय तनाव के बारे में। तो जो भी वीडियो में होंगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। आप लोग इसके बाद बोलिएगा कि कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा कि रसायन विज्ञान का भी चाहिए और अंतरिक्ष विज्ञान का भी चाहिए, तो उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। उसके बाद देखिए द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से करा कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को कहते हैं तो उसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव का कारण है तो अणुओं के बीच संजक बल। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति होती है तो वह होता है पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है तो वह होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव की बीमा होती है तो वह होता है ml इनवर्स 2 T इनवर्स 2 होता है, जबकि द्रव की पृष्ठ तनाव
निर्भर करता है? तो वह करता है द्रव की प्रवृत्ति या प्राकृतिक, कह रहा है कि द्रव की प्राकृतिक एवं ताप पर निर्भर करता है द्रव का पृष्ठीय तनाव। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो वह घट जाता है। जबकि द्रव में घुलनशील अशुद्धि या नमक मिलाने पर द्रव एक पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो यह बढ़ता है। द्रव में घुलनशील अशुद्धि या नमक मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो वह बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए कि अपमार्जक। अपमार्जक क्या है? तो साबुन डिटर्जेंट मिलाने से जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो यह कम हो जाता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो होती है यह गोलाकार होती है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर तैरता है वह पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। पानी से निकलने करा कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, तो वह भी पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, तो यह क्या होता है? इसका क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव कम होने से उनके लार्वा जल में डूबकर मर जाते हैं। समुद्र में लहरों को शांत करने के लिए तेल क्यों गिराया जाता है? तो पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए। जबकि तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव जल से कम होता है। उसके बाद देखिए ससंजक एवं असंजक बल के बारे में। पहला है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो उसे ही ससंजक बल कहा जाता है। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को ही असंजक बल कहा जाता है। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है तो द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण होता है। जल किसी वस्तु को भिगोता है तो वह भिगोता है असंजक बल के कारण। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर कर आता है तो वह होता है असंजक बल के कारण ऐसा होता है। जब कोई नाव नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर की ओर उठ जाता है। उसके बाद देखिए केशिकत क्रिया के बारे में। जैसे कि खोखली नली किसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है क्या कहलाती है? तो उसे केश नली कहा जाता है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को क्या कहा जाता है? तो उसे ही केशिकत कहा जाता है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो लैंप की बत्ती में तेल जो चढ़ता है ऊपर वह केशिकत के कारण ऐसा होता है। बॉल्टिंग पेपर स्याही को शीघ्र ही सोख लेता है तो वह सोख लेता है केशिकत क्रिया के कारण। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाउंटेन पेन जो काम करता है वह केशिका के क्रिया पर काम करता है। जबकि पौधे की जड़ों में पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने का कारण है वह भी है केशिकत क्रिया के कारण ऐसा होता है। उसके बाद देखिए श्यानता के बारे में। द्रव वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? तो उसे ही श्यानता कहा जाता है। श्यानता गुण है तो केवल द्रवों तथा गैसों का ही गुण होता है। श्यानता गुण जो होता है वह केवल द्रव और गैसों में होता है। द्रवों की तुलना में गैस की श्यानता क्या होती है? तो वह कम होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता होती है तो वह होता है शून्य। जबकि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? तो वह घटती है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होती है? तो वह भी बढ़ती है। जबकि श्यानता की एसआई मात्रा क्या होता है? तो वह होता है वाइज। श्यानता के गुणांक का बीमा क्या होता है? तो वह होता है ml इनवर्स 1 T इनवर्स 1 होता है। जबकि किसी तरल की श्यानता का मापन किया जाता है तो वह किया जाता है बिस्कोमीटर के द्वारा किया जाता है। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप स्थिर हो जाता है तो वह श्यानता के कारण ऐसा होता है। उसके बाद देखिए प्रतिआस्था। जब किसी पिंड पर बाहरी बल लगाया जाता है तो उसका आकार और आकृति दोनों ही बदल जाता है। वैसे ही बल हटाया जाता है वह अपने पूर्ववत स्थिति में आने का प्रयास करता है। पिंड का यह गुण क्या कहलाता है? तो उसे ही प्रतिआस्था कहा जाता है। उसके बाद देखिए एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल कहलाता है तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को प्रतिबल कहा जाता है। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबल का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। प्रतिबल के परिणाम स्वरूप वस्तु के आकार में परिवर्तन कहलाता है तो उसे विकृति कहा जाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है तो उसे कहा जाता है यंग प्रतिआस्था गुणांक कहा जाता है। प्रतिआस्था गुणांक का एसआई मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। जबकि सर्वाधिक प्रतिआस्था पदार्थ है तो वह है क्वार्टाइज। हुक के नियम अनुसार क्या है? तो प्रतिआस्था की सीमा में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। उसके बाद देखिए हुक का नियम। प्रतिबल बटा विकृति बराबर क्या होता है? ई होता है। कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कमानीदार तुला जो सिद्धांत पर कार्य करता है उसे हुक का नियम कहते हैं। उसके बाद देखिए बर्नौली प्रमेय यानी बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब क्या होता है? कम हो जाता है। कह रहा है बर्नौली प्रमेय के अनुसार क्या होता है? जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब कम हो जाता है। बर्नौली प्रमेय
किसके संरक्षण के बारे में बताता है? तो वह बताता है द्रव चालित दाब के बारे में बताता है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार क्या होता है? तो गहरा जल शांत बहता है। आंधी आने पर छप्पड़ का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह भी बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। आंधी आने पर टीन की छत या छप्पड़ उड़ जाता है क्योंकि ऊपर का वायुदाब नीचे की वायुदाब से कम हो जाता है। करा कि आंधी आने पर टीन की छत या छप्पड़ उड़ जाता है क्योंकि ऊपर का वायुदाब जो है नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। वायुयान के ऊपर उठने एवं फुहारा कार्य करता है, तो वह कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। सेंट स्प्रे आधारित है, तो यह भी बर्नौली सिद्धांत पर आधारित है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह भी बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। द्रव के प्रभाव की दर को मापा जाता है, तो वह मापा जाता है वेंचुरी मीटर से मापा जाता है। द्रव चालित ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है, यह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद देखिए सरल आवर्ती गति। सरल आवर्त गति जो है यह करा किसी पिंड की समान स्थिति के इधर उधर गति करने को कहा जाता है, इसे दोलन गति कहा जाता है। एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? तो उसे ही आवर्त काल कहा जाता है, यानी मात्रक सेकेंड भी कहा जाता है। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे ही आवृत्ति कहा जाता है। करा कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करता है उसे ही आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज। उसके बाद है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होती, यानी नहीं बदलती है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? तो वह होता है 2 सेकेंड। जबकि आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है, तो वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है प्रतियायन बल कहा जाता है। झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, तो लोलक की लंबाई पर वह निर्भर करता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, तो वो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होता है? तो वह भी बढ़ जाता है। जबकि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो वह घट जाएगा। कोई लड़की झूला झूल रही है, अगर वह खड़ा हो जाएगी तो क्या होगा? तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी करने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है? तो √2 गुना बढ़ जाती है। किसी पेंडुलम की लंबाई दुगना करने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है? तो √2 गुना बढ़ जाती है। जब लोलक की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? तो वह भी दुगनी हो जाती है। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाता है तो घड़ी का आवर्तकाल क्या होता है? तो वह भी बढ़ जाता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में क्या होता है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इससे क्या होता है? वह सुस्त हो जाती है। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य के बारे में कहा कि अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य है, यह है आंतरिक तरंगे हैं। जबकि जल तरंगे होती है तो वह होता है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। उसके बाद है कि 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी कहलाती है, तो उसे ही तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है मीटर या एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद देखिए ध्वनि के बारे में। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है तो उसे कहा जाता है एकॉस्टिक कहा जाता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो वह होता है ठोस में। ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है तो वह होता है गैस में। जबकि ध्वनि गमन नहीं कर सकती है तो ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के चाल का क्रम होता है तो ठोस, द्रव और गैस, यानी सबसे ज़्यादा ठोस में, द्रव में, उसके बाद गैस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस ठोस में होता है? तो वह होता है एल्युमिनियम में, जिसमें कितना होता है? तो 6120 प्रति मीटर सेकेंड होता है। कहा है कि 120 मीटर प्रति सेकेंड होता है। किस गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो हाइड्रोजन में जो है इसकी चाल सबसे अधिक होती है, यानी गैस में सबसे अधिक किसमें होता है? तो वह होता है हाइड्रोजन में। इसमें कितना होता है? 1284 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? तो माध्यम की प्रत्यवस्था तथा घनत्व पर यह निर्भर नहीं करती है। ध्वनि में यानी हवा में ध्वनि का वेग होता है तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में ध्वनि का वेग होता है तो 1483 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जबकि लोहा स्टील में ध्वनि का चाल जो होता है वह होता है 5130 मीटर प्रति सेकेंड होता है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है तो यह है ध्वनि से। जबकि डॉपलर प्रभाव के अनुसार क्या होता है? जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है तो वह डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा होता है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है तो डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा होता है। डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है तो वह किया जाता है आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में।
तरह की किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात कहलाता है, तो उसे मैक संख्या कहते हैं। उसके बाद देखिए पराध्वनिक चाल। सुपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या होती है तो वह होता है 1 से अधिक होता है, जबकि अति पराध्वनिक चाल यानी हाइपरसोनिक स्पीड की मैक संख्या कितनी होती है, तो यह 5 से अधिक होती है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह किया जाता है ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, जबकि पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कहलाता है तो उसे हाइड्रोफोन कहा जाता है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ती है, तो वह बढ़ता है 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ता है। दाब का ध्वनि का चाल यानी दाब का ध्वनि की चाल जो होता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी दाब पर ध्वनि का चाल कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है तो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का त्वरत जो होता है वह अधिक होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई है तो ध्वनि तीव्रता का इकाई जो होता है वह डेसिबल होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WTO के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि तीव्रता होनी चाहिए तो वह होनी चाहिए 45 डेसिबल। ये सबसे अच्छा माना जाता है। साधारण बातचीत के लिए ध्वनि तीव्रता होती है तो वह होता है 30 से 40 डेसिबल, जबकि जोर से बातचीत करने की ध्वनि तीव्रता होती है तो वह होता है 50 से 60 डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है वह 95 डेसिबल होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि का कारण होता है तो ध्वनि तरंगे का परावर्तन। प्रतिध्वनि का कारण होता है तो ध्वनि तरंगे का परावर्तन। कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है तो कान पर ध्वनि का प्रभाव जो पड़ता है 1/10 सेकंड के बराबर पड़ता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। हृदय की धड़कन सुने जाते हैं तो हृदय की धड़कन जो सुने जाते हैं स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। स्टेथोस्कोप की खोज किया था तो रेते लेनक ने किया था। वह किस देश का था, तो वह फ्रांस का था। उसके बाद देखिए ध्वनि तरंग के बारे में। ध्वनि तरंग होती है तो ध्वनि तरंग जो होता है यह अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग गमन करती है तो ध्वनि तरंग जो गमन करती है लंबवत गमन करती है, जबकि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है तो उसे अश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवृत्ति ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहा जाता है, इसे हम सब नहीं सुन सकते हैं। जबकि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है तो उसे श्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है, यह मनुष्य सुन सकता है। उसके बाद देखिए 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है, उसे प्रस्रव तरंगे कहा जाता है, यह भी मनुष्य नहीं सुन सकता है। सोनार तकनीक का उपयोग करता है तो सोनार में जो तकनीक उपयोग होता है वह प्रस्रव तरंगे की ध्वनि प्रयोग किया जाता है। प्रस्रव तरंगों का कौन सुन सकता है, तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन, मछली जो है यह सब प्रस्रव तरंगों की ध्वनि सुन सकता है, जबकि हमारा कान सुन सकता है तो श्रव्य तरंगों की ध्वनि सुन सकता है, जो कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच सुन सकता है। ध्वनि तरंगे में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है, तो वह ध्रुवण की घटना जो है यह ध्वनि तरंगों में नहीं हो सकती है। उसके बाद देखिए विद्युतीय चुम्बकीय तरंग के बारे में। वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाती है विद्युत चुम्बकीय तरंग कहा जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो वह किया गया था मैक्सवेल के द्वारा। विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है तो यह होता है अनुप्रस्थ तरंग होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है, तो यह अनुप्रस्थ तरंग होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग बनी होती है तो यह फोटोन की बनी होती है। एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त विकिरण और परावैंगनिक किरणें दृश्य विकिरण होती है, तो यह सब क्या होता है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। एक्स किरणें की खोज किसने किया था, तो रॉन्टजन ने किया था। चिकित्सा क्षेत्र में तथा सीटी स्कैन में उपयोग किया जाता है तो एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है, जबकि क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें भी एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य मापने वाला उपकरण होता है तो वह होता है ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है कि रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किए जाने वाली तरंगे कौन सी होती है, तो वह होता है अवरक्त तरंगे। टीवी के रिमोट में प्रयुक्त होता है तो टीवी के रिमोट में जो प्रयुक्त होता है वह होता है अवरक्त यानी इंफ्रारेड तरंगे प्रयोग किया जाता है। अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया था, तो विलियम हर्शल ने किया था। अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया था, तो विलियम हर्शल ने किया था। जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में उपयोग होता है तो वह होता है परावैंगनिक किरणें का प्रयोग किया जाता है। परावैंगनिक किरणों की खोज किसने किया था, तो जॉन रिटर ने किया था। सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण कहलाता है तो उसे कॉस्मिक किरणें कहा जाता है। कॉस्मिक किरणें होती है तो वह होती है आवेशित कण होती है।
दृश्य किरणों की खोज किया था तो न्यूटन ने किया था। दृश्य किरणों की खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज किया था तो मार्कोनी ने किया था। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत में परिवर्तित होती है? तो वह होता है आयन मंडल में। प्रकाश तरंगे तथा रेडियो तरंगे होती है तो यह होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे क्या होती है? तो यह विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। उसके बाद देखिए